एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है वो बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसे विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति होती है उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, विंड, एनिमल। ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारी प्रकृति में मौजूद कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। बशर्ते वो चीज हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स से हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब लोगों को उस चीज से कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी कोई चीज रिसोर्स मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। आया समझ में? अब आप इस डायग्राम को देखो जो कि आपकी बुक में दिया गया है, जिसमें ऊपर की साइड नेचर है, इधर है टेक्नोलॉजी, इधर है इंस्टीट्यूशंस और सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स। तो ये डायग्राम बेसिकली दो चीजें बता रहा है। पहली कि जो ये टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी कि जो ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वे टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ और डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, जिससे क्या होता है कि पैसे आते हैं और पूरी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को चार तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि रिसोर्सेज को चार तरीकों से बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार की होती है। पहली बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरी अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो बायोस्फीयर में मिलती है और उनके पास लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेज, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। ये सब बायोटिक रिसोर्सेज होती है क्योंकि इनके पास लाइफ होती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई होती है, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज होती है क्योंकि इनके पास लाइफ नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी रिसोर्सेज दो प्रकार की होती है। पहली रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो हमेशा अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनको आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आसानी से रिन्यू नहीं होते हैं। एक बार ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फिर से बनने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, न्यूक्लियर एक्सेट्रा। ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आया समझ? अब हम बात करते हैं थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज चार प्रकार की होती है। पहली इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, तीसरी नेशनल रिसोर्सेज और चौथी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति ओन करता है प्राइवेटली, मतलब किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति है तो वो उसकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल प्लॉट, फील्ड, हाउस, कार, बुक, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती है क्योंकि इन सब पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंट्रोल रहता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच ओन बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्स। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो देश में पाई जाने वाली हर एक रिसोर्स नेशनल रिसोर्स है, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हाँ, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है आम जनता के भले के लिए, बट गवर्नमेंट उसके लिए फेयर कंपनसेशन भी देती है। इसके अलावा देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब भी नेशनल रिसोर्स का ही पार्ट होते हैं। और साथ में कोस्ट लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो ओशन का एरिया होता है वो भी नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो देश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही कोई एक देश अपनी मर्जी से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वाला जो ओशन होता है जिसे ओपन सी भी बोलते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। अगर किसी कंट्रीज को इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है तो उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री व्हिच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल
नेशनल रिसोर्सेज। आया समझ में? अब हम बात करते हैं फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज चार प्रकार की होती है। पहली पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरी डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरी स्टॉक और चौथी रिजर्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। वो एग्जांपल है गुजरात और राजस्थान का। तो गुजरात और राजस्थान में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है और बहुत ज्यादा हवाएं चलती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हम धूप के लिए सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं और विंड्स के लिए हम विंड टरबाइन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। पर ऐसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन मशीन्स को स्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुजरात और राजस्थान जैसी जगहों पर पोटेंशियल है, यानी कि क्षमता है एनर्जी को डेवलप करने की, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी होने के कारण हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब ये प्रेजेंट है हमारे रीजन में, एंड दे हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और इनके पास क्षमता भी हमारी जरूरतों को पूरा करने की, बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, और इनका इस्तेमाल करना हमने शुरू नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है। आए समझ में? इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुकी है, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ हमने पता कर लिया और करेंटली हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसी रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, रिवर्स, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। तो हम कह सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन एंड दे आर करेंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिसोर्स। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही जरूरत की चीजें हैं। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है इंसानों के लिए कितनी जरूरत की चीज। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वाटर में से इन दोनों रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास पोटेंशियल तो है इंसानी जरूरतों को पूरा करने का, लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ऐसी रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। इसका एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। लास्ट है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको यूटिलाइज करने के पास हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं करते। हमने इन रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखा है फ्यूचर की जरूरतों के लिए। फॉर एग्जांपल जो डैम्स के अंदर पानी होता है और जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें हमने रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए। हम इन रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत ही यूज करते हैं ताकि जब फ्यूचर में जरूरत पड़े तब हम इन्हें आसानी से यूज कर सकें। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज देम बिकॉज वी कीप देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। आया समझ में? बात तो जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी कि हमारी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन दोस्तों इंसानों ने क्या किया है कि इन रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया है, यानी कि इन रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया है, जिस वजह से हमें आज के समय में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली हमें तीन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसमें से पहली प्रॉब्लम है कि कुछ लालची लोगों ने अपने फायदे के लिए इन रिसोर्सेज का ओवर यूज किया है, जिस वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होती जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के पास पहुंचती जा रही हैं, जिस वजह से जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बट गई है, रिच और पुअर, यानी कि अमीर और गरीब। आप खुद ही सोचो ना कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगी वो अमीर होता जाएगा और जिसके पास कम रिसोर्सेज होंगी वो गरीब होता जाएगा। बस इसी तरह से जो समाज है वो दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। तीसरी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमें कई सारी इकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं? तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, बेशक करो, पर इस तरीके से करो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी रिसोर्सेज बची रहे। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज्ड एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से? तो हुआ क्या था कि 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ये कहां पर हुआ था? तो ये ब्राजील में एक जगह रियो डे जेनेरियो, वहां पर ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। अब दोस्तों रीजन क्या था इस मीटिंग को करने का? तो रीजन था कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उनका क्या क्या समाधान हो सकता है इस चीज पर डिस्कशन करना, ताकि विश्व स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये रीजन था और इसके लिए मीटिंग होती है, सभी आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। इसके बाद इस मीटिंग का रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या आता है देखो, पहला, सारे देश मिलकर जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताते, मतलब सारे देशों के लीडर ये सहमति जताते हैं कि हम जंगलों का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे। दूसरा, ये सारे देशों के लीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एजेंडा 21 क्या था? तो एजेंडा 21 बेसिकली कुछ नहीं था, एक डिक्लेरेशन था, यानी कि एक घोषणा पत्र था जिसमें एनवायरनमेंट की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी जो कि इंसानों ने क्रिएट की थी उनको कैसे खत्म करना है और एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, इस चीज पर एक ब्लूप्रिंट था। तो आया समझ में कि क्या था एजेंडा 21?
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, मतलब रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल करना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत क्या है हमें? तो रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारी इंडिया है, तो इंडिया में झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा मिनरल्स और ऑयल पाया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी काफी मात्रा में है, लेकिन वहां पर पानी की कमी है। और वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पर पानी तो बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन वो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि जहां जहां जिस रिसोर्स की कमी है वहां उस रिसोर्स को पहुंचा पाए, ताकि किसी एक रीजन का नहीं बल्कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो दोस्तों